उन्हें बोर्ड पे उन्होंने लिखा है F=ma। तो उन्होंने पूछा जी ये लेफ्ट साइड पे क्या है, सब चिल्ला के बोले दिस इज फोर्स। उन्होंने कहा अच्छा राइट साइड पे क्या है, सब कहने लगे जी मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो उन्होंने कहा नहीं, 10 मिनट हम वहां पे बैठे रहे, आई किड यू नॉट, किसी ने सही आंसर नहीं दिया, एंड देन ही जस्ट टेल यू दिस इज आल्सो फोर्स। यू हैव टू बी ब्रॉड माइंडेड एंड यू हैव टू थिंक इन वेज व्हिच अदर पीपल माइट नॉट हैव। जो खासतौर पर बच्चे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से आ रहे होते हैं, एक बबल होता है जिसमें हम रह रहे होते हैं। हमें लगता है कि बस हम वहां जाएंगे, अमेरिकन डिग्री आ गई, ऑल विल बी वेल, विल बी ऑल सेट फॉर लाइफ, हम बस इंडस्ट्री में चले जाएंगे या हम ये कुछ कर लेंगे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी जस्ट put in front of you in a silver platter. We always have to be on our toes because we have to make our place in this country based on merit. हमारे जो attributes हैं, हमारा जो merit है, हमारा educational qualities and our practical prowess as well. तो मतलब practically हम क्या कुछ कर सकते हैं। मेरे resume में 600 चीज़ें लिखी हुई हैं, but मैं उनमें से proof 3 भी नहीं कर सका on the floor या in front of my workforce. तो what's the point of having that resume? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम वसीम हैदर है और आज मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। अली रज़ा का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अली रज़ा ने सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कंप्लीट किया है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अली रज़ा, मेरे नाज़रीन को कुछ आप अपने बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन, इट्स अ बिग ऑनर। ओरिजिनली मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और वहीं पर मेरी इनिशियल स्कूलिंग हुई थी डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन में। एफएससी के लिए मैंने फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज का इंतखाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। वहाँ पर कुछ मुझे टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने जो बहुत इंस्पिरेशनल थे, एंड उनमें एक ख़ास तौर पे प्रोफेसर मंजूर मसीह थे जिन्होंने बहुत अच्छी मेरी गाइडेंस की। सो ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट गाइड्स हु लेड मी इनटू द इंजीनियरिंग regime and alhamdulillah that led me to the University of Punjab और वहीं से फिर मैंने अपना मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का बैचलर्स कंप्लीट किया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आपने कब स्टार्ट किया और यानी कॉलेज से आप यूनिवर्सिटी में आए, तो उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। Well, I'll be honest with you sir, जिस वक्त बंदा स्कूल और कॉलेज में होता है उस वक्त तो मैंने जितना नोट किया अपने साथ भी और अपने दोस्तों के साथ भी, मतलब आपको आइडिया ही नहीं होता कि आपने यहाँ से आगे कहाँ जाना है। जस्ट मैट्रिक कर रहे हैं, मैट्रिक के बाद क्या होगा, एफए कर लिया, बीए कर लिया एंड देन यूर डन, और बस कोई जॉब ले ली। सो अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज नॉट द केस विद मी बिकॉज मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं। मतलब इवन व्हेन आई वाज इन डिविजनल पब्लिक स्कूल और ख़ासतौर पर जब मैं एफएससी के लिए फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज में आया तो वहाँ पर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे मंजूर मसीह साहब थे जिन्होंने मतलब फिजिक्स इतनी बारीक बीनी के साथ मतलब समझा दी हमें कि मतलब आई वाज एवरी सिंगल डे आई लुक फॉरवर्ड टू हिज क्लास कि मतलब आज क्या नया सीखने को मिलेगा। मतलब लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल एग्जांपल। एक दफ़ा उन्होंने हमसे पूछा कि जी उन्हें बोर्ड पे उन्होंने लिखा है F=ma, इट्स अ फार्मूला, हर किसी को पता है। तो उन्होंने पूछा जी ये लेफ्ट साइड पे क्या है, सब चिल्ला के बोले दिस इज फोर्स। तो उन्होंने कहा अच्छा राइट साइड पे क्या है, तो उन्होंने सब कहने लगे जी मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो उन्होंने कहा नहीं, जस्ट ट्राई एंड थिंक हार्ड कि ये क्या चीज़ है। तो 10 मिनट हम वहाँ पे बैठे रहे, आई किड यू नॉट, किसी ने सही आंसर नहीं दिया, एंड देन ही जस्ट टेल यू दिस इज आल्सो फोर्स। बीच वाला जो इक्वल्स टू का साइन था वो किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। सो दिस वाज अनदर वे इन विच आई हैड नेवर थॉट कि मतलब इस तरीके से भी मतलब आप देख सकते हैं। और मतलब अगर आप साइंस के प्रोफेशन में जा रहे हैं तो you have to be broad-minded and you have to think in ways which other people might not have. तो alhamdulillah that was a big eye-opener, उनकी class and all the other teachers. तो alhamdulillah that led to an engineering mindset right there in 2012. क्या करना है, इंजीनियर बनना है। Now अब कौन सा इंजीनियर बनना है, मतलब इतने के मतलब आप ऊंची छलांग नहीं लगा सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकेम ईजियर एंड ईजियर के मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग वुड बी अ बेटर प्रोफेशन, एंड दैट इज व्हाट लेड मी टू यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन 2017। तो कैसा रहा आपका यूनिवर्सिटी का सफ़र वहाँ पे, क्योंकि लोग तो इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, मैकेनिकल में जाते हैं, मेटलर्जिकल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग तो इतनी कॉमन भी नहीं है। तो वहाँ पे कैसा रहा आपका टाइम, कैसा गुजरा और कैसा फीलिंग्स रही आपकी? सर इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि
पाकिस्तान में आई एम सैड टू रिपोर्ट कि एक बहुत ही कन्वेंशनल अप्रोच है। वहाँ बस माना जाता है कि 3 ही इंजीनियरिंग्स हैं, या तो इलेक्ट्रिकल है विच इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट, देन आपकी मैकेनिकल है, एंड देन यू हैव द सिविल। या कुछ लोग अब सॉफ्टवेयर को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू हो गए। तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग तो मेरी इंजीनियरिंग के पहले 3 साल में मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है क्या चीज़। मतलब उनको बताना पड़ता था कि जी मेटल्स हैं, उनकी रिफाइनिंग से लेकर इंडस्ट्री तक उनकी शेप को लेके जाना, दैट्स मेटलर्जी। लेकिन आई लव्ड एवरी सिंगल सेकंड ऑफ इट। अब जहन बस एक ही साइड पे चलता था कि मतलब हाउ डू थिंग्स वर्क। तो ऑब्वियसली आई हैड टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन ऑब्वियसली all dreams they never come true. You have to like work for them. Sadly मुझे mechanical engineering की तरफ तो नहीं मिल सका admission. I tried in University of Engineering and Technology as well. टेक्सला में भी मैंने अप्लाई किया, लाहौर कैंपस में भी अप्लाई किया, देन फास्ट, नस्ट, हर तरह के कैंपसेस में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टेस्ट दिया, बट समहाउ इट डिडंट वर्क आउट। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे एडवाइस किया कि तुम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में केमिकल इंजीनियरिंग कर लो। नाउ I've never even thought about this. मैंने कभी सोचा भी नहीं था उसके बारे में, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मतलब मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थी कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग को प्रेफर कर सकता हूँ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, लेकिन इट्स लाइक स्पर ऑफ द मोमेंट थिंग्स कि आपको पता हो कि मतलब अब अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो मैं ले सकता हूँ, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। तो इवन दो मेरा केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, आई स्टिल प्रेफर टू गो विद मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एंड अगेन दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई कुड हैव मेड। आप ग्रेजुएट हुए पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद के बारे में बताइए कि आपने कुछ वर्क किया या डायरेक्टली मास्टर्स के लिए आ गए? सर ओरिजिनल जो प्लान था वो यही था कि बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करके तो पाकिस्तान की ही इंडस्ट्री में अपने आप को इनकॉर्पोरेट करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ रियलिटी चेक एज वेल कि यू कैन नॉट होप टू जस्ट गेट अ डिग्री इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड जंप स्ट्रेट इनटू टोयोटा और BMW or something like that. So you have to like work your way up. आप कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते, आप कोई बाय रोड्स नहीं ले सकते, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी अभी मैं विदाउट एक्सपीरियंस I'll just have everything right in front of me in a silver platter. तो अल्हम्दुलिल्लाह those things worked out, और मुझे फैसलाबाद में एक इंडस्ट्री थी जनाब इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से, तो हमारा असल में उसी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्रियल टूर भी गया था। सो इट वाज ऑल लाइक एक बस एक ख्वाब था कि इंडस्ट्री में एंटर होना है, एंड देन फिर एक आइडिया भी मिल गया कि मतलब दिस कुड सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। राइट। तो जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ, आई स्टिल रिमेंबर सर अमीक फारूक मेरे सुपरवाइजर थे फॉर द लास्ट ईयर, और मेरा फाइनल ईयर का वाइवा, मतलब आपने 4 साल मेहनत की, यू आर ऑल गुड, अब आपका वाइवा है। तो कल मेरा वाइवा है और मुझे जनाब इंजीनियरिंग वर्क से इंटरव्यू की ऑफर आ गई एक दिन पहले। एक कश्मकश थी, क्या करें जी, वाइवा दें जिसमें एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आ रहा है, या मैं जाकर अपनी मतलब एक ड्रीम इंडस्ट्री में इंटरव्यू दूं, व्हिच शुड आई पिक। सो एट दैट पॉइंट सर अमीक फारूक अल्लाह ताला उनको जज़ा दें, ही वाज एक्सट्रीमली सपोर्टिव। उन्होंने कहा कि तुम जाओ अपना इंटरव्यू देकर आओ, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल रीशेड्यूल योर वाइवा। आई मीन आई हैव नेवर सीन दिस थिंग हैपन कि आपका वाइवा जो एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ होना हो वो रीशेड्यूल किया जाए, बट ही डिड दैट फॉर मी। तो उस वक्त फिर मुझे एक मजीद आइडिया हुआ कि समटाइम्स यू हैव टू लाइक मेक द डिसीजन at that specific point. So alhamdulillah it all worked out, or before I even passed my viva I had a job in my hand. Alhamdulillah. So and I had a very solid viva the day after I came back from the interview, so everything worked out. I spent like a year and a half in that industry. Again वही चीजें जो क्लासरूम में पढ़ी, उसके बाद लैब्स में जाकर उनके एक्सपेरिमेंट्स किए, तो अब वो बिल्कुल सामने इंडस्ट्रियल स्केल पर हो रही थी। सो उस वक्त बंदे को अंदाजा होता है कि मतलब नाउ यू आर नॉट इन द क्लासरूम एनीमोर, सो यू हैव टू कीप सर्टेन की things in your mind like safety elements, productivity, efficiency, and you know keeping up with the demand and keeping up your image as an engineer because everybody's relying on you, चाहे वो मैनेजर हो या वर्कफोर्स हो। तो मतलब वो सब चीजें वहां पर सीखने को मिली। वो कहते हैं ना कि बस एक ईंट के ऊपर दूसरी बनती गई और वो दीवार बस इस हद तक पहुंच गई कि बस अब इंडस्ट्री में ही रहना है, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह I spent like a year and a half in there. तो आपने अमेरिका का इंतखाब क्यों किया और कैसे आपके आया जहन में कि यार अमेरिका जाना चाहिए? वो कहते हैं ना कि आपको एट द राइट टाइम एक आपको गाइडेंस मिल जाए या एक पॉइंटर मिल जाए तो वो बेहतर होता है आपको एक लाइफ टाइम ऑफ ट्रबल से बचाने के लिए। आई वॉज एबल टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ गाइडेंस एट द राइट टाइम,
nothing compares to the level of the universities we have here in the USA and the career prospects that you have once you graduate from an American university. That is something else. The pathway, it's not that easy as well. मतलब एक तरफ आप इटली जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, you can have off campus jobs as well, you can work, you can make living as well, और साथ आपको जो है वो easily जो है वो सारा आपका काम भी हो जाएगा. But if you come to the USA, then you have to keep this thing in mind कि the challenges will be as big as the country itself. So the reason why I chose this country, again, the right guidance at the right time, and then of course मिशिगन ने मुझे अपनी तरफ ड्रॉ किया था, बिकॉज लाइक आई सेड शुरू से गाड़ियों का, इंजन्स का, हाउ थिंग्स वर्क, तो मतलब एक तो होता है ना बस गाड़ी चला लेना, ओके जी, इट्स अ ब्यूटीफुल कार, इट्स अ लैंड रोवर, तो ठीक है, अच्छी है जी, मज़ा आ रहा है चलाने में, बहुत तेज़ चलती है, नहीं, व्हाट्स गोइंग ऑन अंडरनीथ. तो जब व्हेन आई पॉप द हुड, तो अंदर क्या चीज़ है, मतलब व्हाट्स दिस सिलेंडर ब्लॉक मेड ऑफ. ये वो चीज़ें थी जो बचपन में मुझे जो है ना इंस्पायर करती थी. दे मेड मी क्यूरियस. तो मिशिगन से बेहतर तो और कोई जगह नहीं है. इट्स आइदर जर्मनी और इट्स द मोटर सिटी मिशिगन. तो फिर आप माशाल्लाह यहाँ पर आए, आपका एडमिशन हुआ और यहाँ पे आपने 2 साल पढ़ा और आप ग्रेजुएट हो गए. कुछ यहाँ पे जो स्टडीज थी उसके बारे में बताइए, फ्रॉम बिगनिंग अंटिल द एंड. एक चीज़ तो सर यू नो बेस्ट, और मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि इट्स लाइक पोल्स अपार्ट. जैसे कि ममालिक जो हैं वो बिल्कुल अटलांटिक के दोनों सिरों पर हैं. पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, और दूसरी तरफ आपका यूएसए है. तो इफ द कंट्रीज आर पोल्स अपार्ट, तो देन एवरीथिंग ऑन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड इज कम्प्लीटली डिफरेंट. जो चीज़ मैंने डे 1 पे नोटिस की है, मतलब अगर आप पाकिस्तान में देखें, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से ही अपना मास्टर्स कंप्लीट किया इन मटेरियल इंजीनियरिंग. तो दे हैड लाइक टन्स ऑफ कोर्सेज. समहाउ आई थिंक कि वो जो तरीक़ाकार है वो आपको ज़्यादा ट्रेन कर रहा होता है बस एक किताबी कीड़ा बनने में. मतलब आप सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम्स दे रहे हैं, लंबे लंबे आप जो है वो फ़िक्रे लिख रहे हैं अपने एग्जाम्स में, एंड देन आप जो है वो अपनी एग्जाम बुक पकड़ा कर तो आप जस्ट जा रहे हैं. तो मतलब what exactly did you learn in the long run after your degree? So this is something that was clarified when I started here at Central. मतलब मैं Central में enter हुआ हूँ, and then I was just given the keys to a fully functioning additive manufacturing lab. Additive manufacturing का यूनिट पढ़ा है जिसके बारे में सिर्फ सुन रखा था और गूगल पे तस्वीर देखी थी. And right now it's Rancho AM250 is right in front of my eyes. And then of course I have the corrosion lab, so I have all the facilities, but then nobody's holding my finger as well. So this is something new that I learned, कि if you have to survive in this country, आपको अपना ही बॉस बनना पड़ेगा. मतलब you're responsible for your success, but you're also responsible for your failure as well. अब फेलियर आपको हो गया, तो then how do you have to get up from that? तो ये तमाम चीज़ें just day 1 से पता लगना शुरू हो गई. What I felt like is it's the education system here, जितना मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, तो इट्स मोर लाइक अ प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ बेस्ड. मतलब आप जो चीज़ कर रहे हैं वो आपको आगे किस तरीके से मदद देगी. मतलब 2 साल बाद मैं ग्रेजुएट करूँगा तो किताबों में लिखी हुई चीज़ें मेरे किस काम की होंगी इफ़ आई डोंट इवन नो what they're for. 2 साल में alhamdulillah I was given complete freedom to choose my own projects, and alhamdulillah it all worked perfectly fine. I used to choose my own project. I had the research lab to myself. I would just talk to my professor and just give him the details, and then he would just edit, add or delete things as per necessary, and then I would just deal with my own projects. So at the end of the day मुझे पता होता था कि आज रात मैं घर जा रहा हूँ तो आज ये मेरी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द रिसर्च. कई बार इस तरह भी ऐसे भी मैंने देखा कि 10-10 दिन मैं घर जा रहा हूँ लिटरली, एंड माई एक्सपेरिमेंट्स आर फेलिंग. So what do I do? Do I not go back to the lab in the morning? No, of course you go back and you start all over again. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थी पाकिस्तान से, because over there you're literally spoon fed, I'm sorry to say. अपना थोड़ा राइटिंग के बारे में बताइए. आपने बहुत अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए. हाई इम्पैक्ट फैक्टर में आपने शायद एक आर्टिकल 18 इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश किया. आपने यूएस पेटेंट फाइल किया. जी. आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में एक समर लगाया. जी. तो इस सारे थोड़े एकेडमिक अचीवमेंट्स या एकेडमिक जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए मेरे नाज़रीन को. You have to just
be there at the right time, कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि what exactly am I surrounded by, मतलब क्या क्या opportunities हैं मेरे पास. अगर मैं चाहता तो मैं मतलब just एक random project करके उसको expand करता 2 महीनों के ऊपर, बस ठीक है, उसको ख़त्म किया, you're done with it, हाथ साफ किए, you're graduating and you're out of the university. I could have done that. लेकिन क्या चीज़ की करने की ज़रूरत थी कि उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया जाए, तो उसको मैंने भी इस्तेमाल किया. और मुझे भी याद है कि जब पहली दफ़ा मुझे मेरे प्रोफेसर ने कहा कि तुम एक रिव्यू आर्टिकल लिखो, तो आई प्रॉमिस यू 13 ड्राफ्ट्स मैंने लिखे थे उसके. जो पहला ड्राफ्ट था उसमें ही टोल्ड मी कि आपके 13 पेजेस होने चाहिए एंड समथिंग लाइक 11,000 वर्ड्स होने चाहिए. सो आई ट्राइड टू मीट दैट एंड इवेंचुअली वो ड्राफ्ट एक्सपैंड करता करता 80 पेजेस तक चला गया. एंड देन 13 ड्राफ्ट्स and almost a year and a half later, that's how long it took that article to get through. You cannot expect everything to be just put in front of you in a silver platter. कि मतलब मैं ठीक है रिसर्च आर्टिकल ही लिखना है तो लिख लेंगे जी, हमारी अपनी जो है वो रिसर्च फाइंडिंग्स, आई विल डू इट. लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं तो मतलब हाउ डू यू हैव टू प्लान द होल थिंग, किस तरीके से, मतलब अगर आपके पास अपना डेटा और एक प्लान already set nahi hai, then don't even expect that you can even write the first draft. Corrections, bahut zyada revisions, lekin all of these corrections and revisions, they're just take it as a lesson for the next article. And that's what I did. And alhamdulillah, that led to like 5 or 6 research articles, and then usi cheez ne inspire kiya कि now I have to do something bigger. So alhamdulillah, I was able to get an opportunity to file a patent as well. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब आपने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, और ये करने के बाद आपने अपनी पहली जॉब की यहाँ पे टोयोटा कंटकी में, और अभी आप आइविस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं. तो थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से बताइए कि अमेरिका में कैसे काम होता है और कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका. As an international student or a non-resident, हमें एक चीज़ को देखना पड़ता है कि we always have to be on our toes because we have to make our place in this country based on merit. हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, हमारा जो मेरिट है, हमारा एजुकेशनल क्वालिटीज़ एंड और प्रैक्टिकल प्रावस एज वेल. मतलब प्रैक्टिकली हम क्या कुछ कर सकते हैं. मेरे रेज्यूमे में 600 चीज़ें लिखी हुई हैं, बट मैं उनमें से प्रूव 3 भी नहीं कर सका ऑन द फ्लोर या इन फ्रंट ऑफ माई वर्क फोर्स. तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग दैट रेज्यूमे. एग्जैक्टली. सो आई स्टिल रिमेंबर मैंने Audi USA में भी अप्लाई किया, BMW, Mercedes, ऑल द बिग नेम्स, Ford, GM. And then आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि मतलब that's not the real picture. I mean, we have to prove ourselves before we even touch those companies. I mean, those are the big 3 and the German giants. तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. और ये मैंने एक चीज़ नोट की है ख़ास तौर पे, ये मेरे अंदर भी कमी थी, लेकिन जो ख़ास तौर पे बच्चे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से आ रहे होते हैं, सो एक हाउ कैन आई पुट इट, एक बबल होता है जिसमें हम रह रहे होते हैं. हमें लगता है कि बस हम वहाँ जाएंगे, अमेरिकन डिग्री आ गई, ऑल विल बी वेल, we'll be all set for life, हम बस इंडस्ट्री में चले जाएंगे या हम ये कुछ कर लेंगे. तो मतलब ये एक बबल है जिसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, और जितना जल्दी हम ब्रेक करें उसको तो उतना हमारे लिए, अपने लिए फ़ायदेमंद होगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह I was able to get out of that phase and then I started looking. tiers होते हैं असल में. अगर BMW है तो BMW को एक tier 1 सप्लायर होगा जो पार्ट सप्लाई कर रहा होगा, देन एक tier 2 होगा जो tier 1 को सप्लाई कर रहा होगा, देन tier 3 है जो tier 2 को सप्लाई कर रहा होगा. सो मतलब आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हुआ कि दिस इज हाउ आई विल हैव टू क्लाइंब द लैडर. I mean, I can't just expect to jump into Ford. Right. So you just have to prove yourself, और वो prove आप करेंगे on the basis of your merit, your practical experience, practical work. आपकी work ethic कैसी है, आपको सारा काम आता है, लेकिन आप अपने आप को मैनेजर और क्लाइंट के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर सकते. बहुत सारे बच्चे मैंने पाकिस्तान में देखे हैं, they इवन इन माई क्लास एज वेल, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, जब उनको कहा जाता था कि जी प्रेजेंट कीजिए अपना काम, तो आई कैन डू दैट. आई मीन मुझे शर्म आती है. आई मीन किस चीज़ की शर्म है. सो दिस इज समथिंग दैट आई एम ऑल्सो विक्टिम ऑफ दैट. आई मीन आई एम गिल्टी ऑफ दैट एज वेल. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश की, सो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ. तो लेकिन ये चीज़ है जो मैं अपने नाज़रीन को भी जो है वो इस बात पे जो है वो इंसिस्ट करूँगा कि इस चीज़ पे काम कीजिए. बिकॉज व्हेन यू आर, लोग कहते हैं कि जी प्रेजेंट करने के प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे काम आएंगे. आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट किया, एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट दोज फाइंडिंग्स इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजर और लेट्स से योर क्लाइंट.
अगर आप में प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, then how do you expect to get the message across? आजकल तो वैसे भी देखे ना कि कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल। आप अच्छा बोल सकते हो, आप अच्छा लिख सकते हो, कोई भी आपके जहन में आइडियाज हैं वो आपने लिख के या बोल के कम्युनिकेट करने। जी। आपने कोई बहुत मेहनत से बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, वो भी आपने लिख के या बोल के देना है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज टुवर्ड्स द एंड, आप मेरे नाजरीन को, आजकल के पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं यही बताना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, ऑल दी एस्पायरेंट्स जो यहाँ पे आना चाहते हैं यूएसए को, तो एक इरेशनल फियर होता है, अमेरिका हाउ डू आई एंटर, वीज़ा ही नहीं मिलेगा, और चले गए तो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आएंगी। ट्रस्ट मी, देयर आर कंट्रीज विद बिगर लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, जर्मनी, फ्रांस, लेकिन लोग वहाँ भी जाके सर्वाइव करते हैं। सो जो पहली चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि अपना ये जो इरेशनल फियर है इसको ओवरकम कीजिए, और इसको ओवरकम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपके पास एक ड्रीम होनी चाहिए। मैट्रिक तक मुझे आइडिया भी नहीं था कि करना क्या है, लेकिन उसके बाद you should have a plan. It's best कि आपको उससे पहले ही पता हो। So the first thing is get over this fear. Have a plan कि कहाँ जाना है, and don't let other people influence your plan. ठीक है, mad respect to the parents. I mean, because of my parents, I'm right here. लेकिन मेरे वालिद साहब भी चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। I mean, this is a very common thing back home. Right. कि वालिदैन डिक्टेट कर रहे होते हैं, मतलब enormous respect to the parents. लेकिन sometimes जो बच्चा है वो कुछ और करना चाह रहा होता है। मतलब in my case, I wanted to enter the automotive industry. So what you do is just respectfully make your position and try to work your way towards your goal. I mean, ऐसे नहीं हो सकता कि आपका जो है वो गोल है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और आप IBM में काम करें, तो right away you won't be inculcated in that company. So आपको पता होना चाहिए कि मेरे pathways क्या हैं, और जो अक्लमंद लोग होते हैं उनके हमेशा फॉल बैक प्लान्स होते हैं। There are certain routes. एक रास्ता जो है वो आपके हमेशा ड्रीम की तरफ नहीं जाएगा। You have to have plan B, you have to have plan C, and like I've already told you, okay, this is not a favorable country. You really have to make your place. All the time you're under the radar. All the time आपके सर पे मतलब तलवार रहेगी, लेकिन don't be scared of that. कि मतलब कि पाकिस्तान वाला फियर आप ओवरकम करके हैं और यहाँ पे एक नया आप डर पाल लें, तो ऐसी भी अक्लमंदी नहीं है। Always be alert. That's what I'm trying to tell you. So just have a dream, get over your fears, just be alert, and then try new things. And just before you try something new, just keep this thing in mind कि ये चीज़ मुझे in the long run मेरा dream achieve करने में कैसे मदद देगी। And then इंशाल्लाह आप नोट करेंगे कि every single thing will just start making sense. जैसे कि हम I work for IVS Drive Systems, तो हम वहाँ पे chains बनाते हैं, timing chains, तो उसमें there are certain links. तो एक लिंक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, and before you know it, you'll have the whole chain, and that'll drive your car. So I hope this helps. Well, thank you very much. बहुत Thank you शुक्रिया so अली much. रज़ा. Assalamu I alaikum. really appreciate your time. Walaikum assalam. Thank you.